हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 फिजिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो कि है कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके माध्यमिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं आप लोगों को जिस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके माध्यमिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। ओके, चलिए देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है, Which of the following is not greenhouse gas? इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी वाटर वेपर, ऑप्शन सी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो बोलिए कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए मीथेन, वाटर वेपर और CO2 ये जो है ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग? देखिए किसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में? ऑप्शन नंबर ए N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी CH4, ऑप्शन नंबर सी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी H2O यानी कि वाटर वेपर, इसको हम कह सकते हैं। तो इनमें से कौन सी गैस के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? तो देखिए मेन ग्रीन हाउस गैस जो है वो है CO2 और इसी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर पूछा जाए मेन ग्रीन हाउस गैस कौन है, बांग्ला में पूछा जाता प्रधान ग्रीन हाउस गैस, तो CO2 होगा। तो इसी का ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो मेन है वो है CO2। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी CO2, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग गैसेस एब्जॉर्ब्स लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस? देखिए लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस? अर्थ सरफेस से जो ऊपर जाते हैं लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन, इसको कौन एब्जॉर्ब करता है? तो जो ग्रीन हाउस गैस होंगे वही एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन ए क्या है? देखिए ऑप्शन ए है N2। तो N2 क्या नाइट्रोजन क्या ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि दो ऐसे गैस का नाम बताइए जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो N2O2 यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, O2 ये भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए CH4 क्या ग्रीन हाउस गैस है? यस, CH4 यानी मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए ये जो है लॉन्ग वेवलेंथ को क्या करेगा, लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जो अर्थ सरफेस से क्या होगा, एमिट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी फिर नहीं होगा। हीलियम तो इनर्ट गैस है। ठीक है, ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर डू स्टॉर्म रेन अकर? देखिए स्टॉर्म यानी कि तूफान, आंधी, बारिश कौन से लेयर में होता है एटमोस्फेयर के? ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन नंबर सी मेसोस्फियर, ऑप्शन नंबर डी थर्मोस्फियर। बोलिए राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर। क्या होगा? ट्रोपोस्फियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? इनमें से किसके सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है? ऑप्शन नंबर ए वुड, ऑप्शन नंबर बी LPG, ऑप्शन नंबर सी कोल, ऑप्शन नंबर डी डीजल। तो देखिए इसके लिए एक लॉजिक आप याद रखिएगा, WBD KPLMH। सर ये क्या है? देखिए W फॉर वुड, B फॉर बायोगैस, D फॉर डीजल, K फॉर क्या कैरोसिन, P फॉर पेट्रोल, L फॉर LPG, M फॉर मीथेन और H फॉर क्या, H फॉर हाइड्रोजन। तो इस सीरीज में जो सबसे लास्ट में है उसके कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा, और जो सबसे फर्स्ट में है इसके कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम, इसके सबसे कम, इसके सबसे ज्यादा, यानी हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा और वुड का सबसे कम। तो इसमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसके है? तो W फॉर वुड के नहीं होंगे, B फॉर बायोगैस, तो बायोगैस यहाँ पर है नहीं, D फॉर डीजल, तो डीजल का जो है वुड से ज्यादा होंगे। ठीक है, K फॉर केरोसिन तो ऑप्शन में है ही नहीं, P फॉर पेट्रोल भी नहीं है, L फॉर LPG, तो LPG के जो है कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, तो LPG राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मीथेन होता तो मीथेन का LPG से ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, तो वो राइट आंसर होता। अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन के कैलोरीफिक वैल्यू जो वो ज्यादा है, इसलिए अगर इस यहाँ पर चारों ऑप्शन में अगर हाइड्रोजन होता तो राइट आंसर हाइड्रोजन होता। ठीक है, अगर सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू पूछा जाए तो ये सब होगा। ठीक है, देखना है कि ये अगर आपको सीरीज पता हो तो आप आंसर कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन माध्यमिक में पूछा जाता ही है।
ठीक है, तो आप लोग याद रखिए WBD KPL MH। एक बार बोलिए मेरे साथ, WBD KPL MH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज एज द फ्यूल फॉर रॉकेट। तो रॉकेट के लिए फ्यूल के तौर पर किसको यूज किया था? कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, लिक्विड हाइड्रोजन। बोलिए क्या राइट आंसर होगा? वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोलर सेल इज मेड अप ऑफ। सोलर सेल किससे बना हुआ होता है? सोलर सेल पता है ना? चलिए मैं इसका आंसर आपको पता है तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। उसका नाम क्या है बताइए? सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन, ठीक है, इससे बना हुआ होता है सोलर सेल। तो सिलिकॉन जो है वो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए दो सेमी कंडक्टर का नाम बताइए, तो एक तो होगा सिलिकॉन, ये सिलिकॉन क्या है? सेमी कंडक्टर है। और दूसरा हो जाएगा जर्मेनियम। ये सब क्या है? ये सब जो है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये है सेमी कंडक्टर। एग्जाम में पूछा जाता है सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो अगर सेमी कंडक्टर का मिसाल पूछे या सेमीकंडक्टर के नाम लिखना आए एग्जाम में तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। तो सोलर सेल जो बना हुआ है वो किससे बना होता है? सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, क्योंकि वो सिलिकॉन से बना होता है और सिलिकॉन क्या है? सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट वैल्यू ऑफ फ्यूल। देखिए यहाँ पर हीटिंग वैल्यू होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू को हीटिंग वैल्यू भी कहा जाता है, हीटिंग, ठीक है, हीटिंग वैल्यू। तो हीटिंग वैल्यू के जो है एसआई यूनिट क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए देखिए, डाइन पर सेंटीमीटर। तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू या हीटिंग वैल्यू के जो एसआई यूनिट होंगे वो होंगे किलो जूल पर केजी। ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, कैलोरीफिक वैल्यू के एसआई यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किलो जूल पर केजी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन नहीं है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? जिस एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं? बार बार यूज कर सकते हैं और जो अनलिमिटेड है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हो जाएगा सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी, उसके बाद हम बोल सकते हैं विंड एनर्जी, ठीक है, उसके बाद बोल सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक। ये सब क्या होगा? ये सब होगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या? जिसे हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, वुड, कोल यानी कोयला, ठीक है, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का दूसरा नाम है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का दूसरा नाम है कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? तो टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बायोमास एनर्जी ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पेट्रोल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, इसलिए यही राइट है। सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज अरोरा। यहाँ पर पोलर रिज दिया हुआ है, यहाँ पर बोरियलिस होना चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूस। तो अरोरा कहाँ पर नजर आते हैं? बोलिए ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन नंबर सी थर्मोस्फियर, ऑप्शन नंबर डी एटॉमिक एनर्जी। तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बोलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में जो है अरोरा दिखाई देता है, ठीक। अगर आपको चैप्टर 1 के नॉलेज हासिल करना है, कॉन्सेप्ट जानना है A to Z, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियोस को देखेंगे तो अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। तो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? बोलिए ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी CH4, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा, बोलिए क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा CH4 यानी कि मीथेन। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस क्या होगा? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोगैस इज। देखिए ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पहले हम लोग देखे क्वेश्चन, अभी क्या दिया हुआ? मेन इंग्रेडिएंट। तो ये भी इसका भी आंसर जो होगा CH4 होगा यानी मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दो नंबर में क्या है? ओजोन होल इज फॉर्म बाय। तो ओजोन होल किसके जरिए फॉर्म होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा CCl2F2। ओके, हम लोग जानते हैं कि CFC गैस जो है वो ओजोनोस्फीयर को डिस्ट्रॉय करने में सबसे ज़्यादा उसका ही रोल है, कंट्रीब्यूशन है। CFC का सबसे ज़्यादा रोल है डिस्ट्रॉय करने का
ओजोनोस्फीयर को CFC, ठीक है। तो CFC से क्या निकलता है, क्लोरीन गैस। तो इसलिए यहाँ पर आंसर, यहाँ पर जो है ऑप्शन CFC Cl2F2 यही जो है ओजोनोस्फीयर को बर्बाद करते हैं और ओजोन होल बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, among the different fossil fuels मिनिमम पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय। तो मिनिमम पोल्यूशन देखिए यहाँ पर है डीजल, कोल, कैरोसिन। तो सबसे कम पोल्यूशन किसके जरिए हो सकता है, वो नेचुरल गैस के जरिए हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन ना हो, नाइट्रोजन होते तो वो भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर होगा वाटर वेपर, ठीक है। अगर H2O ऑप्शन में रहे तो वही आपको क्या करना है, चूज करना है। H2O का हम लोग कह सकते हैं वाटर वेपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस। तो सबसे नियरेस्ट लेयर का नाम बताना है जो अर्थ के पास होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर A ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन B स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन C मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर D थर्मोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फीयर। ये नियरेस्ट लेयर है, यहाँ पर आंधी तूफान बारिश देखने को मिलता है। स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर के बाद होते हैं, ट्रोपोस्फीयर के बाद के लेयर है। यहाँ से जेट प्लेन आना जाना करता है और इस लेयर को बांग्ला में शांतोमंडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आंधी बारिश तूफान वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। और मेसोस्फीयर सबसे ठंडी लेयर है, सबसे ठंडी लेयर है। और थर्मोस्फीयर जो है हॉटेस्ट लेयर है, ठीक है। और ट्रोपोस्फीयर की एक बात और बता दूं, इसके मास ज़्यादा है और इस लेयर के डेंसिटी ज़्यादा है, हवा के जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो देखिए ये क्वेश्चन रह गया, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े नहीं। देखिए क्या है, द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज। तो सोलर एनर्जी का मेन सोर्स जो है वो क्या बोलिए, वो सन होंगे। क्या होंगे, सन। ऑप्शन नंबर A होगा राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स मेड बाय इंक्लूडेड अंडर फिजिकल साइंस। देखिए इनमें से कौन फिजिकल साइंस में, जूलॉजी तो है ही नहीं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी ये भी नहीं है, जेनेटिक्स ये भी नहीं है, केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, फिजिकल साइंस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, इसलिए राइट होगा। और टाइडल एनर्जी है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास एनर्जी ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और सोलर एनर्जी ये तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, द मिनिमम विंड स्पीड नीड्स फॉर रनिंग अ विंड मिल। देखिए विंड मिल को चलाने के लिए मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए विंड का, तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है। विंड एनर्जी कौन सी एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तब हमको क्या मिलेगा, विंड मिल तब जो है क्या करेंगे, रन करेंगे। द मिनिमम विंड स्पीड नीड्स फॉर रनिंग अ विंड मिल, एक विंड मिल को चलाने के लिए विंड की स्पीड होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रूमेंटल इन कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉज कौन है बोलिए, CO नहीं, CO2, हाँ ये CO2 होंगे, ठीक है। राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल मतलब क्या, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। अनकन्वेंशनल एंड नॉन पोल्यूटिंग। तो देखिए इनमें से कौन जो है नॉन पोल्यूटिंग है, तो ऑप्शन नंबर A होंगे, ये सोलर एनर्जी जो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स विच वन हैज हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू। इनमें से किसका सबसे ज्यादा हीटिंग वैल्यू है। देखिए ऑप्शन क्या, LPG, कैरोसिन, गोबर गैस और इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए मैंने आप लोगों को एक सीरीज बताया, WBD KPL MH, ठीक है। W फॉर वुड, B फॉर बायोगैस। तो बायोगैस यहाँ पर गोबर गैस समझ लीजिए ये काम कर लेगा, ठीक है। बायोगैस गोबर गैस समझिए काम एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। और D फॉर डीजल, K फॉर कैरोसिन, तो कैरोसिन यहाँ पर है, ठीक है। P फॉर पेट्रोल, उसके बाद L फॉर LPG। तो देखिए कैरोसिन है, बायोगैस के जगह गोबर गैस यहाँ पर है, तो लास्ट में क्या आता है LPG। तो इसका मतलब इसका ज़्यादा है क्या, हीटिंग वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट। बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर जानते हैं ना, हाँ। तो बायोस्फीयर जो है ये एक्सटेंड क्या हुआ कहाँ तक, देखिए 4 ऑप्शन है,
नंबर 1 ऑप्शन 60 मीटर बिलो सी लेवल टू अबव 60 मीटर अबव सी लेवल। ऑप्शन नंबर बी 600 मीटर सी लेवल टू अबव 6 मीटर अबव सी लेवल। ओके, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या है? 6 किलोमीटर बिलो सी लेवल टू अबव 6 किलोमीटर अबव सी लेवल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी 6 किलोमीटर बिलो सी लेवल टू अबव 6 किलोमीटर अबव सी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन फॉसिल फ्यूल नहीं है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ऑप्शन नंबर डी जियोथर्मल पावर। तो जियोथर्मल पावर जो है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। बाकी ये सब क्या है? ये सब फॉसिल फ्यूल है। यहां पर एक बार आप लोग देख लीजिए, फायर आइस मीथेन हाइड्रेट को कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है 4CH4.23H2O। ओके, इसको क्या कहते हैं? फायर आइस कहते हैं मीथेन हाइड्रेट को। ठीक है, इसके बाद देखिए फायर डैम, कोल माइंस में मौजूद जो मीथेन हवा के साथ मिलकर एक्सप्लोसिव मिक्सचर तैयार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फायर डैम, जिससे अक्सर कोयले की कान में आग लग जाता है। ठीक है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? फायर डैम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर क्या है देखिए, चैंपमैन साइकिल। तो यहाँ पर देखिए कुर्रा हवा यानी कि एटमॉस्फेयर में ओजोन का बनना और टूटना का अमल, यानी बनने और टूटने का अमल को यानी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? चैंपमैन साइकिल। ठीक है, ओके, चलिए अब क्वेश्चन सब देख लीजिए। एक नंबर क्वेश्चन क्या है? इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल द क्लाइमेटर चेंजेस अकर्स। तो देखिए क्लाइमेट चेंज कहां पर होता है? सभी क्लाइमेट चेंज तो ट्रोपोस्फियर में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोनोस्फीयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ओजोनोस्फीयर किस लेयर में है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें देखिए उर्दू में ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, कुदरती गैस यानी नेचुरल गैस, शमसी तवानाई यानी कि सोलर एनर्जी। तो आंसर होगा सोलर एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाउ मच हाइट। तो हमारे एटमॉस्फेयर कितने हाइट तक एक्सटेंड किया हुआ है? ऑप्शन ए 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी 800 किलोमीटर, ऑप्शन सी 500 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1200 किलोमीटर। तो देखिए किसी किसी बुक में जो है 500 किलोमीटर दिया है, किसी किसी बुक में टेक्स्ट बुक में जो है 800 किलोमीटर दिया हुआ है। तो मैं जो है आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका आंसर 500 किलोमीटर होगा। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर आपके बुक्स के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग कौन आंसर राइट होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट होना चाहिए। चलिए, तो ये वेरी करता है एटमॉस्फेयर की जो हाइट। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा देखने को मिलता है हम लोगों को बुक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को बर्बाद करने में इनमें से कौन से गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है? एनओ जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन डिप्लेशन, यानी कि ओजोन को बर्बाद करने में जिम्मेदार एनओ है। इसके अलावा और भी दो गैस है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो कौन दो गैस है। एक ओजोन हो गया, दूसरा हो जाएगा एक हो गया एनओ, दूसरा हो जाएगा N2O और तीसरा हो जाएगा CFC। ये सब गैस जो है ओजोन डिप्लेशन में जो है, ओजोन डिप्लेशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज्यादा CFC, सबसे ज्यादा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका दूसरा नाम क्या है? CFC का दूसरा नाम है फेरियोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। इनमें से कौन गैस जो है ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि CFC ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रियस ऑक्साइड यानी कि N2O ये भी ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। CFC भी ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मीथेन नहीं है, इसलिए राइट हुआ है, पर नॉट पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो O2 नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, हीलियम भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वाटर वेपर ये ग्रीन हाउस गैस है,
ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनमें से कौन? देखिए, विंड एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोगैस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पेट्रोलियम ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, इसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। एक बार गाड़ी में फ्यूल डाल देंगे, पेट्रोल डाल देंगे तो बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर ये भी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, वाटर वेपर का H2O। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है? ये तो मेन ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए ये राइट होगा। देखिए 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से गैस का है? बोलिए, वो CO2 का होगा, क्योंकि वही मेन ग्रीन हाउस गैस है, तो इसलिए CO2 क्या होगा? राइट होगा। और N2O, CH4, H2O ये सब राइट नहीं होगा। सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस absorbs long wavelength infrared radiation emitted from earth surface। देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ, रिपीटेशन है। ठीक है, तो which of the following gases absorbs, यहाँ पर गैसेस हो गया, गैस होना चाहिए, गैस absorbs long wavelength infrared radiation emitted from earth surface। तो अर्थ सरफेस से जो लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होता है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? तो जो ग्रीन हाउस गैस होंगे, तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसलिए एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ये O2 जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसलिए एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। हीलियम जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है इसलिए एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो एब्जॉर्ब कौन करेंगे? CH4, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, CH4 की जगह अगर वाटर भापर होता है H2O तो ये भी एब्जॉर्ब करते। अगर होता CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो ये भी एब्जॉर्ब करते। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैस ऑप्शन में है तो वही क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following gas does not help in the depletion of ozone in the ozone layer। ओजोन लेयर में डिप्लेशन ऑफ ओजोन में कौन हेल्प नहीं करते हैं? ओजोन परत को बर्बाद करने में कौन हेल्प नहीं करते हैं? तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि ये और ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों ओजोन डिप्लेशन में हेल्प करते हैं। कौन नहीं करेंगे? CO2 नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प्स इन द डिप्लेशन ऑफ ओजोन। ओजोन परत को बर्बाद करने में कौन सी गैस हेल्प करते हैं? तो CFC सबसे ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। आर्गन इसका तो है ही नहीं, CO2 इसका भी नहीं है, और हीलियम इसका भी नहीं है। जब नहीं पूछा जाएगा तो आपको CFC, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रियस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तीनों को छोड़कर देखना है कि क्या ऑप्शन है। ठीक है, अगर पूछा कौन है तो अगर CFC है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रियस ऑक्साइड है तो यही होंगे, ये तीनों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। सभी एनर्जीज के प्राइमरी सोर्स क्या है? सन। सन मतलब क्या? सूरज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सोलर एनर्जी किसके फॉर्म में, किस शक्ल में जमा रहता है? तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, केमिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल क्या है? तो कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस जो हजारों लाखों साल में जमीन में तैयार होते हैं और जमीन से हासिल होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फॉसिल फ्यूल कहेंगे। ठीक है, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, जमीन में तैयार होते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे? और इसको हम जो है जमीन से हासिल करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? फॉसिल फ्यूल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन। तो यूवी रेडिएशन से कौन से लेयर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है? जानते हैं यूवी रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब करता है? स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे हमारे अर्थ को यूवी रेडिएशन से। ठीक है, चलिए, क्योंकि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कौन करता है? यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है स्ट्रेटोस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूवी रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब करता है? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, यूवी रेडिएशन को स्ट्रेटोस्फीयर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर को अर्थ का अम्ब्रेला कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहा जाता है? अर्थ का अम्ब्रेला कहा जाता है। ठीक है, और यूवी रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट है। ठीक है, स्किन कैंसर होगा। ठीक है, यूवी रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट आता है एग्जाम में। ठीक है, पौधों के ग्रोथ रुक जाएंगे, पौधों के ग्रोथ। ठीक है,
तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ जियोथर्मल एनर्जी कम्स आउट। जियोथर्मल एनर्जी किसके शक्ल में आउट होता है पता है? वो हॉट स्प्रिंग के शक्ल में। हॉट स्प्रिंग कैसे बाहर आता है जियोथर्मल एनर्जी? हॉट स्प्रिंग के शक्ल में, ठीक है, इसके फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन व्हिच इन द विंड मिल। विंड मिल में कौन से एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है? कौन से फॉर्म के एनर्जी किस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है? तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें? विंड मिल में, ठीक है। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब मूवमेंट होंगे, घूमेंगे, तो घूमने से समझ जाइए कि मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि फैन घूमता है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। तो फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और विंड मिल में घूमते हैं तब एनर्जी देता है, तो घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी देते हैं? विंड मिल चलने से क्या होंगे? हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, ठीक है, यानी हमको करंट देंगे। तो घूमने से करंट मिल रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जनरेटर जो शादी ब्याह में लेके आते हैं उसमें भी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जब लाइट चली जाती है जनरेटर चालू करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आयनोस्फीयर इज सो कॉल्ड। आयनोस्फीयर को क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि आयनोस्फीयर में गैसों का क्या हो जाता है? क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है। इसी वजह से आयनोस्फीयर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसलिए? आयनोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। देखिए राइट फिर डाउन बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ 3 गैसेस प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में जो गैसेस प्रेजेंट है उसमें उनमें से 3 गैस के नाम लिखना है। 3 गैस, तो O2 N2 तो होंगे ही, इसके अलावा क्या होंगे? CO2 हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। वाटर वेपर यानी H2O ये भी प्रेजेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमोस्फियर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बताया कि कोल्डेस्ट लेयर कौन है? मिसोस्फियर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मिसोस्फियर। क्या आंसर होगा बोलिए? मिसोस्फियर। ओके, नेक्स्ट, विच गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्ट। तो डोमेस्टिक वेस्ट से कौन सी गैस ऑब्टेन किया जाता है? मीथेन। कौन सी गैस? मीथेन, यानी CH4। नाम लिखने से बेटर है फॉर्मूला लिख दीजिए, जल्द हो जाएंगे, है ना, टाइम कम लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एटम इमर्ज फ्रॉम CFC अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ UV रेज डज डिसोसिएट ओजोन गैस इनटू ऑक्सीजन। देखिए बोलता है विच एटम इमर्ज फ्रॉम CFC। कौन से एटम इमर्ज होता है CFC से? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ UV रेज, UV रेज के इन्फ्लुएंस से, है ना। तो UV रेज से जब एनर्जी मिल जाती है तो CFC गैस से कौन सा एटम इमर्ज होते हैं? वो होंगे क्लोरीन। यही क्लोरीन जो है ओजोन डिप्लेशन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। यही ओजोन डिप्लेशन का जिम्मेदार है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। CFC से मिलते हैं क्लोरीन, ठीक है। चलिए, इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डैश विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो टेम्परेचर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। डिक्रीज इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। टेम्परेचर डिक्रीजेज। ओके, तो टेम्परेचर क्या होंगे? ट्रोपोस्फियर में डिक्रीज होंगे। किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो कितना टेम्परेचर घट जाएगा? 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में तो कितना टेम्परेचर घट जाएगा, कितना डिक्रीज होगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और मैं एक चीज बता दूं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। देखिए ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फियर में अगर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। पहले क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज, फिर उसके बाद इंक्रीज, और इसमें क्या होगा? टेम्परेचर ऊपर जाने से टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर होगा डिक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज।
और थर्मोस्फेयर में ऊपर जाने से क्या हुआ, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे इसमें टेम्परेचर क्या हुआ, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर एक्सोस्फेयर में क्या हुआ, इंक्रीज। यानी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो मेसोस्फीयर में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कोल्डेस्ट रीजन या कोल्डेस्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट बताना है। तो तूफान में इजाफा होगा, यानी तूफान ज्यादा आएंगे, आंधी तूफान। ठीक है, और इसके अलावा क्या होंगे, पोलर एरिया के जो बर्फ है वो पिघल जाएंगे। ठीक है, और जो है डिजर्ट वाला एरिया जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, समर सीजन बड़ा हो जाएंगे, विंटर सीजन क्या हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे, बीमारियां फैल जाएंगे, ज़्यादा बीमारी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन यूज ऑफ बायोगैस। बायोगैस का एक यूज बताना है। तो बायोगैस को फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, ईंधन के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ NO इन डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर। देखिए NO का क्या रूल है, नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या रूल है। तो देखिए ओजोन को O2 और NO2 में तोड़ देता है। कौन, NO। NO जो है ओजोन को किस में तोड़ देता है, ओजोन को जो है O2 और NO2 में तोड़ देता है, यही रूल है, उसका रूल है। ठीक है, ओजोन को जो है NO जो है NO जो है NO ओजोन को यानी O3 को ये क्या करता है, ये O3 को NO जो है O3 को किस में तोड़ देता है, O2 और NO2 में तोड़ देता है। ओके, यही रोल है NO का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग चारकोल, पेट्रोल, इथेनॉल, विच वन इज अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन जो है फॉसिल फ्यूल है। दूर से पता चल रहा है कि पेट्रोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू के यूनिट बताना है। तो किलो जूल पर केजी। क्या, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। ओके, नेक्स्ट, डज द टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड इन द एटमोस्फेयर। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर अल्टीट्यूड बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, अगर अल्टीट्यूड बढ़ाया जाए, ऊंचाई बढ़ाया जाए स्ट्रेटोस्फीयर में, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो मैंने क्या बोला, पहले टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा ऊपर जाने से, एल्टीट्यूड बढ़ाने से। ट्रोपोस्फीयर में क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, डिक्रीज होगा, यानी घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ट्रोपोस्फीयर के बाद क्या आता है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इंक्रीज में स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन इज प्रिवेंटेड बाय द ओजोन फ्रॉम फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए अर्थ सरफेस पे गिरने से कौन से रेडिएशन को रोकते हैं जो सन से आते हैं। तो कौन से रेडिएशन को रोकते हैं अर्थ सरफेस पे गिरने से जो सन से आता है, तो वो होंगे यूवी रेडिएशन, यानी यूवी रेज। क्या, यूवी रेज, यूवी रेज। यूवी रेज का पूरा नाम हम कह सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, यूवी रे का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्यूल गैस इज हार्वेस्टेड फ्रॉम कोल बेड। तो कोल बेड से कौन से फ्यूल गैस को हार्वेस्ट किया जाता है, तो कौन से गैस को हासिल किया जाता है, बोलिए। तो मीथेन को हासिल किया जाता है। किसको, मीथेन को। ठीक है, कोल बेड से कौन से गैस हासिल होते हैं, मीथेन। मीथेन 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 का फॉर्मूला क्या है, CH4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन एनर्जी सोर्स विच कैन बी यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक एनर्जी सोर्स का नाम बताना है जिसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी भी होगा, जियोथर्मल एनर्जी भी होगा। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ गैस इन एटमोस्फियर विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। एटमोस्फियर के एक गैस का नाम बताना है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, मैं शुरू से आप लोगों को बोलता हूँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाई कैन
विंड एनर्जी बी यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विंड एनर्जी को क्यों यूज किया जाता है? इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसका जो जखेरा है वो महदूद नहीं है, वो अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ सैंपल ऑफ कोल इज 30,000 किलो जूल पर केजी। तो देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 किलो कोयला जलने के बाद, 1 केजी कोयला जलने के बाद 30,000 किलो जूल हरारत क्या करता है? खारिज करता है, यानी कि एमिट करता है, रिलीज करता है। ठीक है, 30,000 किलो जूल हरारत क्या करता है? रिलीज करता है। इसका मतलब ये है, मतलब अगर कोयला की कैलोरीफिक वैल्यू 30,000 किलो जूल पर केजी है तो उसको अगर हम लोग 1 केजी कोयला को जलाएंगे तो 30,000 किलो जूल हीट जो है रिलीज होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है फिजिकल साइंस के रिगार्डिंग, फिजिकल साइंस के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।